6 अक्टूबर को रोहतक में एक घटना हुई। एक शराब ठेकेदार की शिकायत के बाद एक हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के सहायक थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। ठेकेदार ने सुशील पर आरोप लगाया कि उसने पूरन कुमार के नाम पर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने की वसूली करने के लिए उनके पास आया था। सुशील ने पूरन को फंसाने की साजिश का दावा किया। पूरन मानसिक रूप से टूट गए और फिर उसके बाद जो हुआ वो 9 दिनों का पूरा ड्रामा आपने देख लिया है। दरअसल हरियाणा कैडर के साल 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के मामले को लेकर के 9 दिन तक जो पूरा ड्रामा चला, उसमें कई पेच थे। पूरन ने अपने सीनियर अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर के कई बार आवाज उठाने का दावा किया और आरोप लगाए। पूरन के मुताबिक वाहनों के आवंटन, प्रमोशन, पोस्टिंग में भेदभाव की शिकायतें उन्होंने की थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित सरकारी आवास पर उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उनके पास से 8-9 पन्ने का एक फाइनल नोट मिला जिसमें तमाम बड़े अधिकारियों के नाम दर्ज थे, जिसमें शामिल थे डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बजरानिया। इसके अलावा 8 से 10 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के ऊपर जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना, अपमान और साजिश के आरोप उसमें लिख करके वो चले गए। ये नोट जांच का आधार बना। पूरन कुमार की पत्नी, जो कि खुद आईएएस अधिकारी हैं, अमनीत पी कुमार, वो भी 2001 बैच की अधिकारी हैं। वो घटना वाले दिन जापान के दौरे पर थीं। वो लौटी, उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई जिसमें डीजीपी और अन्य के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा डाला और अड़ गई वो पोस्टमार्टम न कराने और अंतिम संस्कार न करने, जिसके बाद सरकार की घिघी बंद गई। उन्होंने मांग की कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो टस से मस नहीं होंगे। हालांकि बाद में चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां कांग्रेस, बीएसपी और आईएनएलडी ने बीजेपी सरकार पर मनुवादी व्यवस्था का आरोप लगा दिया, जबकि एक ट्विस्ट में रोहतक के एएसआई संदीप लाठर ने भी 14 अक्टूबर को खुद को गोली मार ली, ठीक वैसे ही पूरन कुमार जैसे। और इस बार उन्होंने पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भी ठीक वैसे ही एक लेटर छोड़ा। उस लेटर के अलावा उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और इन तमाम चीजों को पोस्ट करते हुए छोड़ गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर 6 अक्टूबर को जो घटना हुई, जिसकी शिकायत शराब ठेकेदार ने की, क्या उसी वजह से पूरन ने आत्महत्या की? क्या 2.5 लाख रुपए महीने की वसूली को लेकर के पूरन का जो राज था वो खुल गया था, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मारी? क्या सुशील कुमार, जिसने ठेकेदार से पूरन कुमार का नाम लेकर के 2.5 लाख रुपए महीने की वसूली करने के मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या उसने पूरन कुमार का नाम ले लिया था और इसी में वो फंसने वाले थे? दरअसल ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, इसको एक बार समझ लीजिए। दरअसल 6 अक्टूबर को एफआईआर हुई। 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने चंडीगढ़ आवास में खुद को गोली मार ली। 1:30 बजे पुलिस पहुंची। इसके अलावा सीएफएल की टीम पहुंची, जांच शुरू हुई। पत्नी अमनीत जापान से लौटी और उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। 8 अक्टूबर को क्या हुआ? 8 अक्टूबर को शव मौचुरी पहुंचा। नोट की फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चंडीगढ़ डीजी को नोटिस जारी किया। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिवार को शोक संदेश भेजा। मीडिया में जातिगत भेदभाव की चर्चा हुई और इसमें आग लगाई सोशल मीडिया। 9 अक्टूबर आता है। अमनीत ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 के थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। रात में दर्ज की गई इस एफआईआर नंबर 156 में धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने, SC/ST एक्ट की धारा 3/1R, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, नरेंद्र बजरानिया, इन सब का नाम लिया गया। राहुल गांधी ने दर्द व्यक्त किया। दलित संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए सीएम से मुलाकात की। पोस्टमार्टम फिर भी नहीं हुआ। फिर आया 10 अक्टूबर। उम्मीद थी पोस्टमार्टम होगा, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जिसमें आईजी पुष्पेंद्र कुमार प्रमुख थे। नेशनल कमीशन फॉर एससी ने रिपोर्ट मांगी। अमनीत ने सीएम सैनी से मुलाकात करके गिरफ्तारी की मांग दोहरा दी। इसी बीच में रोहतक एसपी बिजरानिया का ट्रांसफर हो गया। आपको बता दें कि रोहतक में ही उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन इस महीने के ठीक एक दिन पहले उनका ट्रांसफर पीटीसी में सोनरिया में कर दिया गया था। फिर आई 11 अक्टूबर। इंतजार फिर भी पोस्टमार्टम का ही था। एसआईटी रोहतक पहुंची।
दस्तावेज जब्त किए। अमनीत ने एफआईआर में SC/ST एक्ट की धारा 3/2V जोड़ने की मांग की। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उसके बाद आया 12 अक्टूबर। पोस्टमार्टम फिर भी नहीं हुआ। अंतिम संस्कार का इंतजार पूरन का शव करता रहा। 12 अक्टूबर को एफआईआर में धारा और बढ़ाई गई। इस बार धारा बढ़ी 3/2V। साथ ही कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कृष्ण बेदी ने परिवार से मुलाकात की, लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम की सहमति नहीं दी। पोस्टमार्टम फिर नहीं हुआ और अंतिम संस्कार फिर आया 13 अक्टूबर। इस दौरान सत्यजीत, जो कि डीजीपी थे, उनको लंबी छुट्टी पर भेजा गया। अगले ही दिन राहुल गांधी को आना था। आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त डीजीपी का चार्ज सौंप दिया गया। रामदास अठावले परिवार से मिलने पहुंचे, पूरी जांच करा के न्याय देने का आश्वासन दिया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमका और दीपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला समेत तमाम लोग उनके घर पहुंचते रहे, लेकिन शव का पोस्टमार्टम और सेटलमेंट नहीं हो पाया। शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। 14 अक्टूबर को एक फिर ट्विस्ट आ गया। रोहतक साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर ने शाम के करीब 1 से 2 बजे के आसपास एक लंबा चौड़ा 6 मिनट का वीडियो बनाया, 4 पेज का नोट छोड़ा और पूरन कुमार की तरह ही खुद को गोली मार ली। हालांकि इस बार उन्होंने पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी सुशील की गिरफ्तारी में भूमिका का आरोप लगाया। संदीप के पिता, जो कि पूर्व इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी कई तरीके के आरोप लगाए। कोर्ट ने अमनीत को नोटिस जारी करके शव पहचान की मांग की। एसआईटी ने लैपटॉप मांगा, लेकिन पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार फिर भी नहीं हुआ। लेकिन एएसआई की मौत के अगले दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 अक्टूबर को अमनीत ने पोस्टमार्टम की सहमति दे दी। सुबह 10 बजे चंडीगढ़ की पीजीआई में 4 घंटे में पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान वीडियोग्राफी कराई गई। 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया और 4 बजे शमशान घाट में उनको मुखाग्नि दे दी गई। बीटीओ ने मुखाग्नि दी। मंत्री पंवार, श्याम सिंह राणा, CS अनुराग रस्तोगी, नए डीजीपी ओपी सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और फिर उसके बाद ये पूरा मामला बदल गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद अब एक बार फिर से स्थिति वहीं आ गई है एएसआई के ऊपर, जिनका शव रोहतक में रखा हुआ है। सीएम ने आज परिवार से मुलाकात की है और ये परिवार भी इस बात की मांग को लेकर के अड़ गया है कि डीजीपी की पत्नी अमनीत के ऊपर जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक एएसआई का शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाएगा, ना ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी हरियाणा की राजनीति और अधिकारियों की तमाम कारगुजारियों को लेकर के पूरे सिस्टम की ये 2 घटनाओं ने पोल खोल दी है कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति है, भ्रष्टाचार है, इसके अलावा एक गठजोड़ है जो कि अधिकारियों के अंदर बैठा हुआ है और ये अधिकारी एक के बाद एक साजिश करके कैसे पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं और एक दूसरे को फंसा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app